हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित के बारे में। वो बच्चे जो हिंदी माध्यम के हैं और कक्षा 11वीं का गणित पढ़ रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर लगातार, वो सभी अभी पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन, कक्षा 11वीं का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर आपको मूल रूप से कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में जितने भी उपयोगी सूत्र हैं वो मिलेंगे। आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि त्रिकोणमितीय फलनों के आरेख कैसे होते हैं, मतलब हम किस तरह से इनके आरेख बनाते हैं और इनके आरेख देखने के बाद हमें क्या क्या स्पेशल चीजें पता चलती है। मैं यहाँ पर आपको वो सब बताने वाला हूं जो आपकी किताब में भी शायद ना आपको मिले। दूसरी बात यह कि आपकी किताब में सिर्फ आपको आरेख दिए गए हैं, हमें किताब से बाहर भी बहुत सारी चीजें उन आरेखों से समझनी है। और आरेख इसलिए जरूरी है क्योंकि हम कई बार वक्रों को सीधे सीधे नहीं पहचान पाते जब तक उनका आरेख हमारे सामने नहीं आता। हम सारे त्रिकोणमितीय फलनों का आरेख यहां पर बनाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक इन सभी के आरेख बनाएं। पहली बात यहां पर यह है कि अब जब हम आरेख की बात करेंगे तब हम त्रिकोणमितीय फलन शब्द का प्रयोग करेंगे, हम त्रिकोणमितीय अनुपात शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे जब हम आरेख की बात करेंगे। हालांकि अब आप त्रिकोणमितीय फलन ही पढ़ रहे हैं। कक्षा 10 में आप लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा था, जहां से आप लोगों ने त्रिकोणमिति को समझने की शुरुआत की थी। आइए तो बात करेंगे। सबसे पहला जो आरेख है, सबसे बेसिक आरेख, सबसे मूल रूप का जो आरेख है वो है y बराबर साइन एक्स। y मतलब आप जब फलन की बात करते हो तो इसे fx बराबर साइन एक्स लिख सकते हो। fx को हम y अक्ष पर बनाते हैं, इसीलिए y बराबर साइन एक्स लिखना भी गलत नहीं है। तो आरेख बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? अगर हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय फलन की तो ये दो विमीय आरेख होते हैं। दो विमीय मतलब यहां पर दो अचर हो या दो चर होते हैं। दो चर कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है x, दूसरा होता है y। तो सीधी सीधी बात है, हमें x अक्ष और y अक्ष दोनों की जरूरत पड़ने वाली है। तो हमें किसी भी यहां पर जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको बनाने के लिए x अक्ष और y अक्ष के आरेख की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले अपन किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को या किसी त्रिकोणमितीय फलन को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, तो आपने समझा था कि सर त्रिकोणमितीय फलन जो है एक मशीन की तरह काम करते हैं। इस मशीन का काम होता है कि यहां से कोण के मान लेना और कोण के मान से जो भी मान हो फलन का वो देना। जैसे उदाहरण के लिए आपने कहा साइन 30, जैसे मान लीजिए एक फलन है, एक त्रिकोणमितीय फलन है जिसका नाम है साइन। आपने यहां से 30 डिग्री मान दिया, इसने यहां से 1/2 मान आपको दिया। हालांकि ये 30 डिग्री नहीं लिखा जाता, अब हम इसे π/6 लिखते हैं। π/6 मतलब हम इसे रेडियन में बदल चुके हैं। इतनी जानकारी तो क्लियर थी। तो सीधी सीधी बात है कि हम हर त्रिकोणमितीय फलन के लिए करेंगे। तो जब हम x अक्ष और y अक्ष की बात करते हैं तो सर यहां तो x का मान क्या होगा? क्या x का मान 1/2 होगा कि π/6 होगा? तो देखो सीधी सीधी बात है, यहां पर आपको दो चरों के बारे में समझने की बात है। एक तो है x, दूसरा y। तो x अक्ष पर जब हम बात करेंगे तो नोट करते जाना, x अक्ष पर हम कोण के मान लिखेंगे और जो कोण के मान लिखे जाएंगे वो मुख्य रूप से रेडियन में लिखे जाएंगे। काय में लिखे जाएंगे? रेडियन में। मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपने x का मान 30 या कोण का मान 30 डिग्री रखा है तो वो π/6 है रेडियन मापन में, और उसे हम लिखेंगे x अक्ष पर। उस π/6 से जो मान मिला है वो कहां जाएगा? y अक्ष पर। क्या इतनी बात समझ में आई? मतलब सीधी सीधी बात ऐसी है कि हम एक किसी भी त्रिकोणमितीय फलन में x का मान रखेंगे, वहां से हमें फलन का मान मिलेगा। तो x का मान रखेंगे हम कहां पर? x, या कोण का मान रखेंगे, कोण का मान कहां रखेंगे? x अक्ष पर, और हमें y अक्ष पर उसका मान मिलेगा। इसीलिए x की जगह पर कोण लिखा होगा या कोण की जगह पर x लिखा है। हम लिखते हैं ना साइन थीटा, साइन 30, साइन 40। तो उस 30 और 40 की जगह x लिखा है, मतलब कोण क्या है? x है, और उस कोण से जो मान मिलेगा त्रिकोणमितीय फलन का वो y लिखा जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए, अगर इतनी बात क्लियर तो इसका आरेख बना के देखने की कोशिश करते हैं कि आरेख होता कैसा है और क्या इसका आरेख हम स्पेशल नोट कर सकते हैं।
तो सबसे पहले छोटी छोटी कुछ बातें, आपने सबसे पहले बनाया एक्स अक्ष, और ये जो आरेख है त्रिकोणमितीय फलन का, वो आपको या किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का वो बहुत सी जानकारी देगा। मैं आपको बहुत सी जानकारी यहां बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर आप इसे एक्स अक्ष कह रहे हैं, इसे वाई अक्ष कह रहे हैं, तो एक्स अक्ष पर आपको कोण का मान रखना है, और जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं वो मूल बिंदु है। हमने यहां से कुछ टुकड़े कर लिए, जैसे मान लीजिए आपने ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लिए एक्स अक्ष के। अब आपको पता है यार कि किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का जो आरेख है या कोई भी त्रिकोणमितीय फलन 360 डिग्री के बाद फिर से अपने आप को रिपीट कर लेता है ना। मतलब बाकी दो जो दो स्पेशल हैं वो तो 180 डिग्री के बाद ही अपने आप को रिपीट कर लेते हैं, लेकिन अगर अपन 360 बोले तो भी कोई गलत नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने इस एक्स अक्ष पर थोड़ा सा इधर भी कोण बना दिए, और ये जो कोण है इनका माप रखा कि ये तो π/2 है। π/2 मतलब 90 डिग्री। ये मान कितना, पाई मतलब 180, इसमें फिर π/2 जोड़ा, इसमें फिर π/2 जोड़ा, तो 2 पाई। उसके बाद और अगर आगे बढ़ने की इच्छा है हमारी तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं, में चिंता की कोई बात नहीं है। ये जो लाइन है इसे मुझे फिर से बनाना होगा आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो इसे आगे बढ़ने के लिए हमने इस लाइन को फिर से बनाया। मैंने कहा कि चलो 2 पाई के बाद और बना लेते हैं। ओहो हो, गलत हो गया, गलत मतलब फिर से डिलीट हो गई लाइन। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये 2 पाई के बाद हमने फिर से 2 पाई में फिर π/2 जोड़ो। ये जो दूरी है ये π/2 है, तो 2 पाई में फिर π/2 जोड़ा तो आ गया 5 π/2, फिर 5 π/2 में फिर 2 पाई जोड़ा तो 3 पाई। ऐसे कहानी आगे चलती रहेगी। अब इसके इधर आएंगे तो सर ये कौन सा बिंदु होगा, सर ये -π/2। जीरो के इधर आए तो पाई, इधर आए तो 3 π/2, और इधर आए तो -2 पाई। ये है, मतलब मोटा मोटा हम साइन एक्स का आरेख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हमने सबसे पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष को बना दिया कि एक्स अक्ष पे हम इस तरह के बिंदु लिखेंगे। कक्षा 10 में क्या होता था, 10 में होता था कि हम एक्स अक्ष पर 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते थे। यहाँ हमें 1 2 3 4 5 की जरूरत नहीं है, हमें कोण की जरूरत है। π/2 पाई, फिर 3 π/2, 2 पाई, ऐसे। ओके, वाई अक्ष पर आपने 2 बिंदु रखे, एक तो रखा 1, दूसरा -1। अब ऐसा क्यों, बताता हूं। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि जब मैं साइन एक्स की बात कर रहा था तो मैंने आप लोगों से कहा था कि साइन एक्स का जो प्रांत है वो कुछ भी रखा जा सकता है। कुछ भी रखा जा सकता है मतलब जो एक्स का मान है वो आपकी जो मर्जी पड़े वो रख दो, जो मर्जी पड़े वो रख दो। मतलब एक्स का मान समस्त प्राकृत संख्या या समस्त वास्तविक संख्या हो सकती है। तो समस्त वास्तविक संख्या का मतलब पूरा का पूरा एक्स अक्ष होता है, और पूरा का पूरा एक्स अक्ष लिखने का मतलब है पूरे एक्स अक्ष पर ग्राफ बनेगा। उसके बाद जब परिसर के बारे में बात हो रही थी तो परिसर में हमने डिस्कस किया था कि परिसर जो है साइन एक्स का वो -1 से 1 के मध्य है। मतलब साइन एक्स का मान -1 और 1 के बीच कुछ भी हो सकता है। ये -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप मुझे कुछ कुछ मान बताओ जो आपको पता है। साइन 0 का मान 0 होता है, हाँ सर होता है। साइन π/2 मतलब 90 डिग्री, इसका मान 1 होता है, तो अपन ने ऐसा बनाया। उसके बाद अगर आपको याद है तो शुरुआत में हमने बात की थी कि साइन पाई का मान 0 होता है। अगर ना भी याद है तो इसका आरेख ऐसा चलता है, π/2 के बाद पाई पर आया, पाई के बाद 3 π/2, फिर यहां से 2 पाई, और यहां से फिर 5 π/2, और इस तरह से कहानी चलती रहती है। उसके बाद कहानी यहां पर भी ऐसी चलती है। थोड़ा सा अब ये आरेख साइन एक्स का है। इसमें देखिए सबसे बड़ा जो मान है वो है 1 है। मतलब साइन एक्स का अधिकतम मान कितना हो सकता है, आरेख देख के आप बता सकते हैं सर 1 आ सकता है। साइन एक्स का न्यूनतम मान सर -1 आ सकता है। -1 थोड़ा सा पीछे बन गया, इसको यहां मान लेना। -1 आ सकता है न्यूनतम मान, हमने कहा बिल्कुल न्यूनतम मान जो है वो -1 आ सकता है। अच्छा,
अब मैं यहां आपसे कुछ कुछ चीजें, इसके बाद आगे बढ़ता रहता है, ऐसे बढ़ा जाएगा, आगे फिर चलता जाएगा, मतलब साइन एक्स का जो आरेख है वो ऐसा चलता है ना। पर शुरुआत में 0 पर ये 0 रहता है, उसके बाद ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है ना। उसके बाद घूमता रहता है, मतलब आगे बढ़ता रहता है, कोई कहीं रुकता नहीं है, कहीं टूटता नहीं है। अगर इसका आरेख कहीं टूटता नहीं है तो एक शब्द यहां पर प्रयोग किया जाता है, अगर किसी फलन का आरेख कहीं टूटे नहीं तो फलन के बारे में यह कहा जाता है कि फलन का जो आरेख है वो सतत है। क्या है? सतत है, या फलन जो है वो सतत है। सतत मतलब कक्षा 12वीं में एक शब्द, एक चैप्टर आता है सातत्यता तथा अवकलनीयता, तो वहां सतत शब्द का प्रयोग बहुत किया जाता है। तो सतत मतलब इसका आरेख कहीं टूट नहीं रहा, है ना। अच्छा, उसके बाद अपन ने छोटी छोटी और भी बहुत सारी बातें की थी। जैसे आपको पता है कि साइन 0 पर 0 होता है, साइन पाई पर 0 होता है, साइन 2 पाई पर भी 0 आ रहा है, 3 पाई पर भी 0 आ रहा है ना, माइनस पाई पर भी 0 आ रहा है, -2 पाई पर भी इसका मान जो है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, इन सभी पर साइन का मान 0 होता है। माइनस पाई पर भी साइन का मान 0 होगा। इसका मतलब अगर मैं पाई में किसी भी पूर्णांक का गुणा करूं, जैसे मान लीजिए पाई में 2 का गुणा किया तो 2 पाई, पाई में 4 का गुणा किया तो 4 पाई, पाई में 20 का गुणा किया तो 20 पाई, पाई में 0 का गुणा किया तो 0। पाई में किसी भी पूर्णांक का गुणा किया जाए तो वहां पर साइन एक्स का मान 0 आएगा, है ना जी, बात सही है। तो मैं कह सकता हूं कि यदि ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं ना, यदि आपको बोला जाए साइन एक्स बराबर 0 है तो इसका मतलब है ये जो एक्स है वो क्या हो सकता है। देखो एक्स सर -2 पाई, माइनस पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, -3 पाई, -4 पाई, कुछ भी हो सकता है। तो इनको एक साथ लिखा जा सकता है कि n पाई हो सकता है, जहां n जो है कोई भी एक पूर्णांक है। इन सभी को एक साथ लिख दिया एक लाइन में सर। तो यहां से एक और नई बात हमें पता चलती है कि यहां से साइन एक्स अगर 0 होता है तो x का मान n पाई होगा, जहां n कोई भी पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, तो साइन 100 पाई का मान कितना? 0। साइन 1000 पाई का मान 0। साइन 1001 पाई का मान 0। चलिए तो आगे बढ़े। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है छोटे छोटे यार, ऐसे बहुत से हैं। अच्छा, अब छोटी छोटी बात ऐसी है कि जैसे ये है पाई बटा 2, तो साइन पाई बटा 2 पर मान आया 1, पाई बटा 2 के बाद 5 पाई बटा 2 पर मान आया 1, 5 पाई बटा या पाई बटा 2 के पहले -3 पाई बटा 2 पर मान आया 1। तो ऐसे और भी मान होंगे। पाई बटा 2 से आप अगर 2 पाई आगे चले गए, 2 पाई दूरी, यहां से यहां की जो दूरी है वो 2 पाई है। पाई बटा 2 में से अगर आपने या 5 पाई बटा 2 में से पाई बटा 2 घटाया तो ये दूरी 2 पाई की होगी। इसका मतलब पाई बटा 2 से अगर मैं 2 पाई आगे जाता हूं तो साइन एक्स का मान फिर 1 आ जाता है। 5 पाई बटा 2 से 2 पाई आगे जाऊंगा तो 9 पाई बटा 2, 9 पाई बटा 2 पर साइन एक्स का मान फिर से 1 आ जाता है। तब मैं नई चीज लिख देता हूं। नई चीज क्या लिख देता हूं? कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको लिखते चले जाना आप लोग। यदि साइन एक्स बराबर 1, तब मैं लिखता हूं x बराबर 4n + 1 पाई बटा 2। कितना? 4n + 1 पाई बटा 2, जहां पर n जो है वो कोई भी पूर्णांक है। आप n का मान 0 रखिए तो 4 गुणा 0 + 1, 1 गुणा पाई बटा 2 पाई बटा 2। आप n का मान 2 रखिए, 1 रखिए, 1 रखोगे तो 5 पाई बटा 2, 2 रखोगे तो 9 पाई बटा 2। n का मान -1 रखोगे तो -4 + 1 -3 पाई बटा 2, और इन सभी मानों पर साइन एक्स का मान 1 आ रहा है। तो ये भी नई चीज पता चली। ठीक है, अच्छा उसके बाद सर ये देखिए, जैसे -पाई बटा 2 पर साइन एक्स का मान -1 है, -3 पाई बटा 2 पर भी साइन एक्स का मान -1 है। तो इसे क्या हम एक नए सूत्र से लिख सकते हैं?
बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दूसरा सूत्र क्या हो सकता है कि यदि साइन x बराबर -1 तो x बराबर 4n - 1 पाई बटा 2, जहां पर n जो है वो एक पूर्णांक है। अभी हमें ऐसे जरूरत पड़ेगी ना इन चीजों की। अगर यहां प्लस है तो +1 आंसर आना चाहिए, अगर यहां माइनस है तो -1 आना चाहिए साइन x का मान। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए और कुछ छोटे मोटे और डिस्कशन कर लेते हैं इस पर। तो अगला डिस्कशन ये है कि आपको पता है कि हमने चतुर्दांशों को, जितने भी अपने चारों चतुर्दांश थे या x और y अक्ष के द्वारा जो 4 चतुर्दांश बन रहे थे, उनको ऐसे तोड़ा था। ये x अक्ष था, ये y अक्ष था, ये 0 डिग्री कोण, ये π/2 का कोण होता था, ये यहाँ पाई कोण होता था और यहाँ पर 3 π/2 होता था। 3 π/2 में आगे जाओगे तो 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई और 0 का मान बराबर होता है, ठीक है। और हमने इसे कहा था कि ये प्रथम चतुर्दांश है, ये द्वितीय चतुर्दांश है, ये तृतीय चतुर्दांश है और ये चतुर्थ चतुर्दांश है। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बताता हूं, इसमें मजा आएगा आपको देखने में। 0 से π/2, क्या 0 से π/2 प्रथम चतुर्दांश है? 0 से π/2 मतलब यहां से लेकर यहां। इस प्रथम चतुर्दांश में साइन x का जो आरेख है वो धीरे 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 बढ़ रहा है। क्या कर रहा है सर? बढ़ रहा है। और अगर कोई आरेख बढ़ता है तो उसके लिए हम वर्धमान शब्द का प्रयोग करते हैं। किस शब्द का? वर्धमान। ठीक है सर, वर्धमान का मतलब बढ़ना। आरेख जो है वो बढ़ता है, ठीक है। अंग्रेजी में लिख देता हूं, थोड़ा बहुत आपको मजा भी आएगा। इंक्रीजिंग। साइन एक्स के आरेख समझने के बाद आप जो शब्द हैं वो कॉस में सीधा सीधा लगा सकते हैं, मजा आ जाएगा। तो क्या मैं कहूं कि 0 से π/2 में साइन एक्स का जो आरेख है वो वर्धमान है, मतलब बढ़ रहा है ना? ओके। दूसरा, जब मैं π/2 पहुंचा तो π/2 से पाई में इसका जो मान है वो घटने लगा, तो π/2 से पाई में मान घटा। और जब मान घटता है तो ऐसे मानों को या ऐसे फलन को हम ह्रासमान फलन कहते हैं। ह्रासमान मतलब डिक्रीजिंग। आरेख देखो आप, कुछ नहीं करना, एक कुंडली शायद जैसी चीजें होती है ना घरों में, वैसी होती है। सब कुछ इसको देख के समझ में आ रहा है कि देखो ऐसे बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा। तो देखो π/2 से पाई में मान घटा, ठीक है, तो हमने कहा कि घटा, तो हमने इसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया? ह्रासमान शब्द का प्रयोग किया। तो हमने कहा कि यहां ये ह्रासमान है। अब क्या आप फटाफट कमेंट कर सकते हो कि तृतीय और चतुर्थ चतुर्दांश में क्या है? तृतीय चतुर्दांश मतलब पाई से लेकर 3 π/2, पाई से लेकर 3 π/2। तो जैसे आप पाई से लेकर 3 π/2 में जाओगे, साइन एक्स का मान घट रहा है अभी भी। देखो यहीं से घटना घटते 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 यहां तक पहुंचेगा, तो यहां पर भी मान घट ही रहा है। तो मान जो है, मतलब जैसे अगर कोई चीज ऊपर जाएगी तो बढ़ेगी, नीचे आएगी तो घटेगी, तो यहां पर ये मान घट ही रहा है लगातार। तो π/2 से पाई में घटा, पाई से लेकर 3 π/2 में मान फिर से घटा। तो मैं फिर यहां लिख सकता हूं कि यहां पर जो फलन होगा या आरेख होगा वो कैसा होगा? ह्रासमान होगा, है ना सर? अगला वाला आप मुझे लगता है सही से ही बता दोगे। 3 π/2 से लेकर 2 पाई, ये चतुर्थ चतुर्दांश है। 3 π/2 से लेकर 2 पाई वाला चतुर्दांश जो है वो चतुर्थ है। इसमें फलन कैसा है सर? इसमें जो फलन है वो बहुत नीचे आ गया, फिर धीरे 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 उठने की कोशिश करता है और फिर 0 पर पहुंच जाता है। तो यहां पर ये जो फलन है वो फिर से वर्धमान है। क्या मेरी बात आप लोग समझ चुके हैं? मैं बता रहा हूं ना, कक्षा 11वीं की किताब में ये चीजें आपको नहीं मिलेगी, कक्षा 12वीं में भी नहीं मिलेगी। कक्षा 12वीं में सीधे शब्द का प्रयोग किया जाएगा कि साइन एक्स जो है वो द्वितीय चतुर्दांश में ह्रासमान है। अब जैसे समझना है समझ लो, है ना? तो अपन पहले से समझ लेते हैं।
अच्छा, आगे की जो कहानी है वो और इंटरेस्टिंग है, मतलब थोड़ी सी और चीजें बची हुई है। ऐसा है कि एक बात बताइए, प्रथम चतुर्दांश ये है, द्वितीय चतुर्दांश पाई बटा 2 से पाई, पाई से लेकर 3 पाई बटा 2 तृतीय चतुर्दांश, और 3 पाई बटा 2 से लेकर 2 पाई चतुर्थ चतुर्दांश। इतने क्षेत्र में ये आरेख एक्स अक्ष के ऊपर है, और जो आरेख एक्स अक्ष के ऊपर होता है वो धनात्मक होता है। तो अपन कहते हैं कि एक्स अक्ष के ऊपर ये प्रथम चतुर्दांश में भी है, द्वितीय में भी है, तृतीय में एक्स अक्ष के नीचे है, चतुर्थ में भी एक्स अक्ष के नीचे है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि प्रथम में ये धनात्मक है, द्वितीय में धनात्मक है, तृतीय में ऋणात्मक, चतुर्थ में ऋणात्मक है? ऐसे ही लिखूंगा ना। देख लो, प्रथम का मतलब 0 से पाई बटा 2, पाई बटा 2 से लेकर पाई, पाई से लेकर 3 पाई बटा 2, और 3 पाई बटा 2 से लेकर 2 पाई। ये साइन एक्स का आरेख है। अभी मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूं। आपने एक छोटी सी ट्रिक भी याद की थी, ऑल स्कूल टू कॉलेज। इसका मतलब प्रथम चतुर्दांश में सभी धनात्मक, तो भाई साहब साइन एक्स भी धनात्मक। द्वितीय चतुर्दांश में साइन एक्स धनात्मक, जो कि हम आरेख की मदद से भी देख पा रहे हैं। तृतीय चतुर्दांश में tan x धनात्मक, मतलब साइन x तो ऋणात्मक है। चतुर्थ चतुर्दांश में cos x धनात्मक, मतलब साइन x फिर से ऋणात्मक है। तो जो ट्रिक हमने यहां पढ़ी थी वो हमने यहां आरेख की मदद से देख भी ली, और इस तरह से साइन x के आरेख में मोटी मोटी चीजें हम लोग देख पा रहे हैं। क्या ये बात आपको क्लियर है? डन है? चलिए, तो आपकी किताब में जो आरेख बना है मैं उसे एक बार आपको फिर से बता देता हूं कैसा बना है। मतलब अपनी किताब में इस आरेख को देख सकते हैं, और उम्मीद है कि यहां पर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर यहां कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो इसे आप वेरीफाई फिर से कर सकते हैं। चलिए, तो किताब की तरफ बढ़ते हैं। किताब का जो आरेख है वो ऐसा है। अब किताब का जो आरेख है वो भी ऐसे ही बना हुआ है। मतलब मेरा जो आरेख था वो थोड़ा सा रफ हाथ से बना हुआ था। किताब में ऐसा बना हुआ है कि 0 से पाई, पाई से लेकर 2 पाई, 2 पाई से फिर 3 पाई, 3 पाई से लेकर 4 पाई, 4 पाई मतलब 4 गुणा 180 डिग्री। 4 पाई वो नहीं जिस पर आजकल लोग कम बैठते हैं। ओके, उसके बाद ऐसा कुछ ये चलता चला जाएगा, कभी रुकेगा नहीं, कभी थकेगा नहीं। ठीक, तो ये साइन एक्स का आरेख है जो आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं। वहां थोड़ा कॉम्पैक्ट बना हुआ है, छोटा छोटा बना हुआ है, पर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पाई बटा 2 है, ये पाई है, ऐसे ऐसे y बराबर साइन एक्स का आरेख। अगले की तरफ बढ़ते हैं जो इसके जैसा ही है, और इसके जैसा आरेख बताने के लिए मुझे कुछ नहीं बनाना, फिर से एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाना है। तो सबसे पहले उन दोनों को बनाया जाए जिन्हें अपन एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहते हैं, और हम कॉस एक्स का आरेख बनाएंगे। कॉस एक्स का आरेख ऐसा कुछ, एक्स और वाई अक्ष सबसे पहले, ये एक्स अक्ष पर 0, ये पाई बटा 2, ये पाई, ये 3 पाई बटा 2, ये 2 पाई, ये 5 पाई बटा 2, ये 3 पाई। और उसके बाद ऐसा कुछ, इतना ठीक है। और उसके बाद में यहां पर 2 मान लिख देता हूं, 1 और -1। चलिए, ये 1 है, ये -1 है, और ये जो मान है वो ये वाला पाई बटा 2 है, ये पाई है, और ये 3 पाई बटा 2 है, तो ये 2 पाई होगा। हाँ, ये 5 पाई बटा 2 है, और ये 3 पाई होगा। एक्स अक्ष आगे निरंतर बढ़ता रहेगा। उसके अलावा इधर जो कोण है वो माइनस पाई बटा 2, माइनस पाई, -3 पाई बटा 2 और -2 पाई। एक्स अक्ष इधर ऋणात्मक दिशा में बढ़ता रहेगा, वाई अक्ष भी बढ़ता रहेगा, चिंता की कोई बात नहीं है, इधर भी और इधर भी। चलिए, तो अब कॉस एक्स का आरेख कैसे बनाया जाए? बड़ा सिंपल है। साइन एक्स का आरेख 0 से शुरू हुआ था। क्यों? क्योंकि साइन 0 का मान 0 था। कॉस 0 का मान कितना होता है? कॉस 0 का मान 1 होता है। तो मैंने कॉस 0 का जो मान है उसे लिखा 1, फिर पाई बटा 2 पर आया। आपको पता ही है कॉस पाई बटा 2, कॉस पाई बटा 2 मतलब कॉस 90 मान 0, तो यहां पर मान 0। देखो कुछ इस तरह से, और आगे बढ़ते जाओ, कोई चिंता की बात इसमें नहीं है। मतलब मैं यहां पर 1 की जो लाइन है उसे बना देता हूं
ताकि आरेख थोड़ा सा साफ रहे। ओके, उसके बाद पाई बटा 2 के बाद फिर पहुंचे पाई पर, पाई के बाद 3 पाई बटा 2, 3 पाई के बाद 2 पाई, 2 पाई के बाद फिर ऐसा, और ये भी वैसा ही आरेख है जैसा साइन एक्स का था, लेकिन कुछ इस तरह से। यहां पर बहुत सारी चीजें हम फिर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहला प्रांत, तो सर कॉसेक्स का प्रांत भी पूरा एक्स अक्ष है, तो यहां पर आप प्रांत में कोई भी वास्तविक संख्या लिख सकते हैं। परिसर, हमें पता था कि कॉसेक्स का जो परिसर है या कॉसेक्स का आरेख सदैव -1 से 1 के मध्य आता है। अगर इसका आरेख सदैव -1 से 1 के मध्य आता है मतलब इतना ठीक है। ओके, उसके बाद मैं लिख सकता हूं कि आरेख कहीं टूट नहीं रहा, आगे भी ऐसा बढ़ता रहेगा, उसके आगे भी ऐसा बढ़ता रहेगा, तो ये एक सतत आरेख है। सीधी सीधी बात है ना। अब जो चीजें मैंने आपको बताई थी उनको फिर से नोट, मतलब फटाफट आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। देखिए, जहां पर साइन एक्स शून्य होता था, जहां पर साइन एक्स शून्य था मतलब 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 0 पर तो ये 1 है, पाई पर -1 है, 2 पाई पर फिर 1 है, 3 पाई पर -1 आएगा, 4 पाई पर फिर 1 आ जाएगा, 5 पाई पर फिर -1 आएगा, है ना। अच्छा, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मैं पाई में 0 का गुणा करता हूं तो कॉस का मान 1 आ जाता है। अगर मैं पाई में 2 का गुणा करता हूं तो भी कॉस का मान 1 आ जाता है। अगर मैं पाई में -2 का गुणा करता हूं तो कॉस का मान 1 आ जाता है। मतलब पाई में 0 का गुणा करो, 2 का गुणा करो, 4 का गुणा करो, 6 का गुणा करो, -2 का गुणा करो, -4 का गुणा करो, कॉस का मान उस कंडीशन में 0 आएगा। तो क्या मैं यहां पर एक नई बात कह सकता हूं? ध्यान से सुनना मेरी इस बात को। बात यह है कि यदि आपको लिखा जाए कि cos x जो है वो 1 है, तो इसका साफ साफ मतलब तो यह है कि x जो है वो पाई में 2 का गुणा या 2 पाई में 1 का गुणा करो, 2 पाई में 2 का गुणा करो, या सीधी सीधी बात ऐसी है कि पाई में 0 का गुणा करो, 2 पाई का गुणा करो, या 2 का गुणा करो, 4 का गुणा करो, 6 का गुणा करो, -2 का गुणा करो, -4 का गुणा करो। सीधा सीधा ऐसा है कि अगर मैं 2n पाई लिखता हूं तब जाकर cos x का मान 1 होता है। फटाफट वेरीफाई कर सकते हैं आप आरेख की मदद से। ओके, दूसरा क्या हो सकता है, मतलब आरेख देखो, सीधी सीधी बात समझ में आएगी। दूसरा यह कि अगर मैं पाई में गुणा करता हूं, उसके बाद 3 पाई में गुणा करता हूं, माइनस पाई में गुणा करता हूं, मतलब अगर cos x का मान -1 आता है, यदि cos x बराबर -1, यदि cos x बराबर -1 होता है, तब मैं इतना कह सकता हूं कि x का जो मान है वो एक विषम संख्या में पाई का गुणा कर दो। विषम संख्या में पाई का गुणा कर दो मतलब आप पाई में 1 का गुणा कर दो, आप पाई में 3 का गुणा कर दो, ठीक है, आप पाई में -1 का गुणा कर दो, फिर पाई में -3 का गुणा कर दो। तो पाई में विषम संख्या का गुणा करने का मतलब है 2n + 1 गुणा पाई। सम संख्याओं को 2n से निरूपित किया जाता है, विषम संख्याओं को 2n + 1, जहां n का मान कोई भी पूर्णांक होते हैं दोनों केस में। याद रहेगा ये, जब हम सम संख्या को निरूपित करते हैं तो सम संख्या को निरूपित करने का मतलब है 2n, ऐसी संख्या जो 2 की गुणज होती है। विषम संख्या का मतलब क्या है, तो विषम संख्या का मतलब ऐसा होता है कि ऐसी संख्या जो सम संख्या से 1 ज्यादा होती है। इतना सा है, सम संख्या से 1 ज्यादा विषम संख्या। ओके, अब बात आती है कि ये कहां कहां शून्य होता है। तो ये शून्य होता है पाई बटा 2 पर, 3 पाई बटा 2 पर, 5 पाई बटा 2 पर, -पाई बटा 2 पर, -3 पाई बटा 2 पर। मतलब अगर मैं पाई बटा 2 में पाई बटा 2 में विषम संख्या का गुणा कर देता हूं, है ना, इस चीज को अपन यहां बड़े प्यारे तरीके से नोट कर सकते हैं कि यदि cos x बराबर 0 कहा जाए तो x का मान क्या होगा। तो आप कहोगे सर पाई बटा 2,
पाई बटा 2 में 3 का गुणा करोगे तो भी शून्य, 5 का गुणा करोगे तो भी शून्य, 7 का गुणा करोगे तो भी शून्य, 9 का गुणा करोगे तो भी शून्य। मतलब पाई बटा 2 में विषम संख्या का गुणा करना है। तो विषम संख्या को कैसे लिखते हैं? सम संख्या धन 1 और साथ में पाई बटा 2, जहां पर n जो है वो कोई भी एक पूर्णांक है। और ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा काम का है। क्यों काम का है? क्योंकि यही परेशान करता है tan x को। हालांकि sin x वाला जो स्टेटमेंट है वो cot x को परेशान करता है, cosec x को परेशान करता है। धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं, चिंता की बात नहीं है। अब उसके बाद वर्धमान रासमान वाला कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप खुद आरेख की मदद से देख सकते हैं कि 0 से पाई बटा 2 में cos x धनात्मक भी है और घट रहा है। पाई बटा 2 से पाई जो द्वितीय चतुर्थांश है, चाहो तो कर लो, मतलब बना लेते हैं आरेख अपन, है ना। तो सबसे पहले कि 0 से पाई बटा 2 जो प्रथम चतुर्थांश है, इसे यहीं बना लेते हैं। ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इतना इसमें परेशानी आपको कक्षा 11वीं 12वीं में इतनी नहीं आने वाली इस टॉपिक पे लेकर। मतलब ये वाला जो टॉपिक है, जब 0 से पाई बटा 2 जा रहे हैं तो मान घट रहा है। घटने वाले को ये वाले तीर से निरूपित कर देता हूं, मान घट रहा है। पाई बटा 2 से पाई द्वितीय चतुर्थांश, मान फिर से घट रहा है। पाई से लेकर 3 पाई बटा 2 तृतीय चतुर्थांश, मान धीरे से बढ़ा। और 3 पाई बटा 2 से लेकर 2 पाई, मान फिर से बढ़ा। तीसरी बात, धनात्मक ऋणात्मक। तो 0 से पाई बटा 2 में भाई साहब धनात्मक है, भले मान घट रहा है, 1 से 0 पर आ गए पर थे तो धनात्मक, ठीक है। उसके बाद पाई बटा 2 से लेकर पाई, मान ऋणात्मक पहुंचा। पाई से लेकर 3 पाई बटा 2, मान फिर ऋणात्मक। 3 पाई बटा 2 से आगे गए तो धनात्मक। और आप ये अच्छे से जानते हो कि प्रथम के बाद सीधा चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस धनात्मक होता है, दूसरे और तीसरे में ऋणात्मक होता है। वेरीफाई भी कर लिया आरेख की मदद से। याद रखने की जरूरत है, मतलब इन चीजों को अगर आप भूलते भी हो ना, तो भी आप आरेख की मदद से याद कर सकते हो। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आई है? चलिए, अगर बात समझ में आई है तो आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ, अगले आरेख की तरफ। तो आपकी किताब में जो आरेख दिया हुआ है वो ऐसा ही दिया हुआ है। कॉस का कुछ इस तरीके से 0 से शुरू होता है। यहां एक छोटी सी बात आप और देख सकते हैं कि जैसा कॉस का आरेख इधर है वैसा ही इधर है। मतलब अगर मैं y अक्ष के सापेक्ष आरेख बनाने की कोशिश करूं तो आरेख ऐसा जाता है और ऐसा जाता है। ऐसे आरेख को आप y अक्ष के सापेक्ष सममित बोल सकते हो। सममित का मतलब ऐसा है कि भाई साहब आप मान लो कि y अक्ष जो है वो एक कांच है, मिरर है। तो जैसा इधर बना है ना, अगर इसको मिरर बना दिया जाए तो जैसा इधर आरेख बना है वैसा ही उधर आरेख बना है। अगर आपको समस्या है दिखने में तो मैं इसको पहले तो थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। ऐसा आरेख जा रहा है। मतलब अगर ये यहां एक कांच लगा दो तो ये वाले आरेख की फोटोकॉपी ये बनेगी, ये वाले आरेख की फोटोकॉपी ये बनेगी। ऐसे आरेख को y अक्ष के सापेक्ष सममित कहा जाता है। अंग्रेजी में कहा जाता है कि द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। डन है? चलिए, मतलब सीधी सीधी बात है, जैसा हमारा चेहरा है, अगर ऐसे काटेंगे बीच में, जैसा इधर है वैसे ही उधर है, तो वैसे ही cos x का आरेख है, जैसा इधर है वैसे ही उधर है। चलिए, तो अगले बात करते हैं यार, इंपॉर्टेंट tan x। ये परेशानी खड़ी करेगा, देख लेना, बहुत बड़ी परेशानी खड़ी करेगा। और इसकी परेशानी थोड़ी ज्यादा ही बड़ी है, क्योंकि हम जानते हैं y बराबर tan x लिखने से मेरा तात्पर्य है y बराबर sin x बटा cos x। और है ना, और इसमें सबसे ज्यादा मुद्दे की बात ऐसी है कि किसी भी फलन को परिभाषित होने के लिए, पहले अपन प्रांत की बात कर लेते हैं, रिवाइज कर रहे हैं उस चीज को, हालांकि वो इसलिए क्योंकि जरूरत है प्रांत के बारे में बात की जाए। तो ये फलन सदैव परिभाषित होता है सिर्फ वहां पर उन बिंदुओं को छोड़ के जहां इसका हर शून्य होता है। हर मतलब cos x। तो ये दुनिया के सारे बिंदुओं पर परिभाषित तो है, लेकिन उन बिंदुओं को छोड़कर जहां cos x शून्य होता है, और cos x जो है
वो पाई बटा 2 के विषम गुणांकों पर शून्य होता है। पाई बटा 2 का विषम गुणांक अपन अभी लिखना सीखे हैं। 2 का मतलब 2n का मतलब सम गुणांक, सम गुणांक में एक जोड़ो तो विषम, किसके? पाई बटा 2 के, तो पाई बटा 2 को आगे लिख दिया। ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है, गलती से दोनों जगह ऐसा ब्रैकेट मत लगा देना वरना नंबर पूरे ही कट जाएंगे। ये तो हुआ प्रांत, है ना। अब इसका जो परिसर है वो आप लोगों को मैंने बता दिया था कि परिसर में ये भाई साहब जो है वो बड़े खुले ख्यालों वाले हैं। मतलब साइन एक्स और कॉस एक्स बोल रहे थे कि नहीं जी हम तो -1 और 1 के बीच में रहेंगे। इनने बोला कि अपन दुनिया के सारे मान ले लेंगे। मतलब इसका जो परिसर है वो दुनिया की सारी वास्तविक संख्याएं हो सकती है। मतलब इसके मतलब इसका मान कुछ भी आ सकता है। इसका मान 1000 आ सकता है, 50 आ सकता है, 5 लाख आ सकता है, 5 करोड़ आ सकता है ना। किस कोण पर आएगा मुझे नहीं पता, मान मिलेगा लेकिन किसी न किसी कोण पर मिलेगा। तो किस कोण पर मिलेगा? 5 लाख, ये मैं नहीं जानता, नहीं बता सकता। चलिए, पर इसका आरेख तो बना सकते हैं। अब आरेख को समझने की कोशिश कीजिएगा, ज्यादा समय नहीं लगाना अपने को इसमें। सबसे पहले कि tan x कहां कहां परिभाषित नहीं होता, तो सबसे पहले tan x वहां परिभाषित नहीं होता जहां जहां पाई बटा 2 के विषम गुणांक आते हैं। तो सबसे पहले अपन ने x अक्ष और y अक्ष को थोड़ा सा पार्ट बना लिए कि भाई साहब आप ऐसे हो, फिर ऐसे हो, फिर ऐसे हो, फिर ऐसे हो। और यहां भी इनको बोला कि आप भी ऐसे हो और ऐसे ऐसे 2-4 बिंदु लगा दिए। और क्या, तो ये तो पाई बटा 2 है, ये पाई होगा, ये 3 पाई बटा 2 है, तो ये 2 पाई होगा। ठीक है, तो ये माइनस पाई है या माइनस पाई बटा 2, ये माइनस पाई, ये -3 पाई बटा 2 और ये -2 पाई। अब हमें यह पता चला tan x के आरेख या tan x के प्रांत से कि tan उन बिंदुओं पर परिभाषित नहीं होता जो पाई बटा 2 के विषम गुणांक है। पाई बटा 2 का विषम गुणांक तो 1 पाई बटा 2 खुद है, 1 का गुणा किया पाई बटा 2 में, फिर 3 का गुणा किया, -1 का गुणा करने पर यहां पर भी परिभाषित नहीं और यहां पर भी परिभाषित नहीं है। अब जिन जिन बिंदुओं पर यह परिभाषित नहीं है ना, उनसे आप ऐसी रेखा खींचिए, सीधी एकदम स्ट्रेट, और डॉट डॉट बनाकर खींच देना रेखा ऐसी, जरूरी है थोड़ा सा ना। ऐसा कुछ 3 पाई बटा 2 से भी हम ऐसी रेखा खींचेंगे। मतलब ये रेखाएं हैं, इतनी सारी रेखाएं बनाऊंगा तो डॉट डॉट बनाने का मतलब ये कि हम इतनी सारी रेखाएं बनाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इनको डॉट डॉट बना दिया। डॉट डॉट का मतलब है कि इन बिंदुओं पर tan x जो है वो परिभाषित नहीं होगा। tan x कहां परिभाषित नहीं होगा? जहां पाई बटा 2 के विषम गुणांक होंगे। पाई बटा 2 के विषम गुणांक से मतलब है पाई बटा 2 में विषम संख्याओं का गुणा करते जाओ, चाहे वो धनात्मक है चाहे वो ऋणात्मक है। ये तो आपको कॉटेक्स में भी काम करना है, ये काम आपको सेक कोसेक में भी करना है। ये जो रेखाएं इनको याद रखना। अब देखो आरेख कैसे बनाया जाएगा tan x का। तो भाई साहब ये जो रेखा है ना, इधर वाली पाई बटा 2, यहां से एक ऐसा आरेख लेकर आओ, थोड़ा सा घुमाओ, 0 पर लेकर नीचे पटक दो। सेम चीज वो वाली लाइन से भी करनी है। सेम चीज ये वाली लाइन से भी करनी है, और ऐसी जितनी लाइन बनती जाए उन सभी लाइनों से करते जाओ। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ, तो ये है tan x का आरेख। ये जो ऐसे मतलब आरेख जो है वो मूल रूप से ऐसी ऐसी ये रेखाएं ही है, लेकिन ये रेखाएं कहां है, कैसी है, ये समझाने के लिए हमें कुछ थोड़ा सा यहां पर इतनी अलग अलग रेखाएं और बनानी पड़ी। अभी मुद्दे की बात आती है। मुद्दे की बात ऐसी कि अगर आपसे बोला जाए, ठीक है, यदि आपसे बोला जाए कि किन बिंदुओं पर tan x जो है वो 0 हो जाएगा, वही जो अपन अभी तक करते आ रहे थे। ये थोड़ा काम का है ना, क्योंकि अगला जो टॉपिक है त्रिकोणमितीय समीकरण, समीकरणों में भी हमें इन आरेख की मदद लेनी पड़ेगी। तो अगर आपको बोले कि यदि tan x बराबर 0 है तो आपको कुछ नहीं करना। tan x का मतलब क्या है? tan x का मतलब है sin x बटा cos x। तो tan x कब 0 हो सकता है? जब sin x 0 हो सकता है।
तो यदि बोला जाए कि tan x बराबर 0 है तो इसका साफ साफ मतलब है कि sin x बराबर 0 है, और sin x कहां कहां 0 होता है यह बताने की जरूरत नहीं है शायद। पाई के गुणांकों पर, मतलब पाई में 0 का गुणा करोगे तो 0, 0 कोण पर भी sin x 0, पाई में 1 का गुणा करोगे तो भी 0, 2 का गुणा करोगे तो भी 0, इसीलिए tan 0 0 है, tan पाई 0 है, tan माइनस पाई भी 0 है। यहां आप एक छोटी सी बात और नोट कर लीजिए, एक नया शब्द आता है आवर्ती फलन। आवर्ती फलन का मतलब है ऐसे फलन जो किसी अंतराल के बाद अपने आप को फिर से रिपीट कर लेते हो। जैसे आपको कहा जाए कि साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो आप कहते हो साइन थीटा। कॉस 2 पाई प्लस थीटा, तो आप कहते हो कॉस थीटा। और इन दोनों का अनुपात लेने के बाद आप फिर से कह दोगे tan 2 पाई प्लस थीटा tan थीटा। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, ये चीज 100% सत्य है। लेकिन आरेख को बड़े ध्यान से देखो। क्या देखने पर पता चला? देखने पर पता ये चला कि सर इतने से पोर्शन में जो आरेख बना है ना, वो आगे भी बना है। जो इतने में है उसी की फोटोकॉपी यहां है, उसी की फोटोकॉपी यहां है। मतलब इतना सा जो पोर्शन है उसके बाद आरेख ने फिर से अपने आप को रिपीट कर लिया। और यही बेसिकली आवर्ती फलन का कॉन्सेप्ट है। या उस आवर्ती शब्द को हम याद भी ना रखें तो मैं कह सकता हूं कि इतने अंतराल के बाद tan x अपनी कहानी को फिर से रिपीट कर लेता है। और अगर tan x अपनी कहानी को फिर से रिपीट कर लेता है तो ये अंतराल कितना है? -π/2 से π/2 तक का अंतराल। ये इधर π/2, इधर π/2, दोनों मिलाकर पाई। मतलब हम जो ये लिख रहे हैं ना कि tan 2 पाई प्लस थीटा, इसमें थोड़ा सा करेक्शन और आया कि tan पाई प्लस थीटा फिर से tan थीटा। और इसीलिए बोला जाता है कि जो tan थीटा है वो पाई अंतराल के बाद अपने आप को रिपीट कर लेता है, जबकि साइन और कॉस तो 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। tan जो है वो पाई के बाद अपने आप को रिपीट कर लेगा। साइन और कॉस कितने के बाद रिपीट करेंगे? 2 पाई के बाद। अब चूंकि साइन और कॉस 2 पाई के बाद रिपीट करेंगे तो सेक कोसेक भी 2 पाई के बाद रिपीट करेंगे। tan पाई के बाद रिपीट करेगा तो कॉट भी पाई के बाद रिपीट करेगा। चलिए, यह हुआ आरेख का कॉन्सेप्ट। अपने को इतना ही समझना चिंता की बात नहीं है। चलिए भाई साहब अगले बढ़ते हैं। तो आपकी किताब के हिसाब से जो आरेख, अच्छा एक शब्द और यहां पर आ जाता है, ये जो रेखा है इनका काम क्या है? जैसे ये जो रेखा ये, तो सर ये वाले आरेख को ये रेखा क्या कभी नहीं मिलेगी, कभी कट नहीं करेगी? जैसे ये जो रेखा ऐसी जा रही है, ये आरेख ऐसा जा रहा है, क्या ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे? ये रेखा ऐसी है, क्या ये दोनों एक दूसरे को कहीं कट करेंगे? तो ऐसा माना जाता है कि ये रेखाएं, ये रेखा इस आरेख को, ये रेखा इसको, ये रेखा इसको, ऊपर भी ऐसे ही है, ये एक दूसरे को अनंत पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? अनंत पर। इसीलिए इन रेखाओं के लिए एक नया शब्द का प्रयोग किया जाता है और इसे कहा जाता है अनंत स्पर्शी। क्या कहते हैं? अनंत स्पर्शी। अंग्रेजी में इसे एसिम्पटोट्स कहा जाता है। अनंत स्पर्शी मतलब वो रेखा जो किसी वक्र को अनंत पर मिले। अब अनंत पर मिलेगी, किसी ने देखा? नहीं देखा, कोई बात नहीं, हम ये मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी अनंत पर। ये हमें मतलब इस शब्द का प्रयोग आपको मिलेगा कक्षा 11वीं में, जब आप आगे बढ़ोगे और आप शंकु परिच्छेद के बारे में बात करोगे। खैर, अभी अपन साइन एक्स के बारे में, tan x के बारे में यही कहानी छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो tan x का आरेख आपकी किताब में भी वैसे ही दिया हुआ है जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। ओके, अब बात करते हैं cot x के आरेख के बारे में या कोसेक x के आरेख के बारे में बात कर लेते हैं। चिंता की कोई बात यहां पर भी नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो अगर कोसेक x के आरेख के बारे में बात करें तो क्या आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि कोसेक x का आरेख कैसा होगा? क्या कोसेक x का आरेख, अच्छा tan x के आरेख के बारे में एक शब्द और कहा जा सकता है कि tan x का आरेख ना, यहां देखो सर, यहां से
सीधा ऊपर चला गया। मैं एक बार इसे थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश करता हूं, ऐसा कुछ। तो आप बोलोगे कि सर ये आरेख यहां तक आया, टूटकर ऊपर चला गया। तो अगर ये आरेख टूट गया तो क्या ये आरेख सतत है? नहीं, ये आरेख जो है वो असतत है। असतत मतलब द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, है ना सर। ये फंक्शन जो है, जो फलन है वो असतत है, मतलब इसका आरेख टूट रहा है। भले एक बार टूट रहा है, मतलब हमें तो पता है कि बार बार टूट रहा है, लेकिन अगर किसी फलन का आरेख एक बार भी टूट रहा है तो उसे पूरे जीवन काल में असतत कहा जाएगा। अब आप सोचिए कि कोसेक एक्स के आरेख के बारे में हम क्या कहेंगे। कोसेक एक्स का आरेख बनाते समय क्या मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि कोसेक एक्स का जो आरेख है वो कोसेक एक्स के प्रांत और परिसर को संतुष्ट करना चाहिए। सबसे पहले कोसेक आया कहां से? साइन से। साइन क्या कहता है कि मैं कभी कभी शून्य हो जाता हूं। कोसेक क्या कहता है कि मैं साइन का प्रतिलोम, मतलब साइन को एक से साइन को भाग दोगे तो मैं आऊंगा, मतलब साइन एक्स हर में आएगा जब कोसेक परिभाषित होगा, और अगर कोसेक परिभाषित हर में होगा तो साइन एक्स को शून्य नहीं होना चाहिए, मतलब कोसेक का प्रांत जो है वो परेशान जरूर करेगा। एक बार सोच के देखिए इसका आरेख कैसा बनेगा। मैं आप लोगों का इंतजार करता हूं तब तक स्क्रीन पर। तो सबसे पहले बात करें प्रांत के बारे में। तो यार कोसेक एक्स के बारे में अगर आप लोगों को कोई जानकारी है तो वो यही है कि वो 1/sin x होता है। तो अगर कोसेक एक्स को परिभाषित किया जाए तो साइन एक्स कभी शून्य नहीं होना चाहिए, और अगर साइन एक्स कभी शून्य नहीं होना चाहिए तो एक्स कभी भी पाई का गुणांक नहीं होना चाहिए, या मैं कहूं कि एक्स जो है वो कुछ भी हो जाए उसमें से ये चीजें हटा दी जाए। अपन ये चीज डिस्कस कर चुके हैं ना। अब अपन बात कर लेते हैं मेन मुद्दे का, जो आरेख है उसके बारे में। यहां पर एक शब्द और आया था परिसर के बारे में। अब परिसर ये कहता है कि भाई साहब माइनस अनंत से -1 तक कुछ भी मान हो सकता है, साथ ही साथ 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी मान हो सकता है, सिर्फ -1 और 1 के बीच का कोई मान नहीं होगा। इसे दूसरे तरह में ऐसा भी लिखा जा सकता है कि वास्तविक संख्याओं में से आप -1 और 1 के बीच का अंतराल घटा दो। यहां यह क्रमित युग्म नहीं है, यहां यह अंतराल है, क्योंकि एक समुच्चय में से दूसरे समुच्चय को घटाया जा रहा है, और अंतराल भी वास्तविक तौर पर एक समुच्चय ही है। तो देखो, हम ये कहते हैं ना कि मैं n पाई हटाना है, तो 10x में अपन ने क्या किया था? 10x में ये किया था कि जहां जहां π/2 थे वहां लाइन खींची थी। अब यहां कहां लाइन खींचेंगे? जहां जहां पाई होगा। तो एक तो ये शून्य है, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2 पाई, ये -पाई, ये -पाई, और कुछ ऐसा। तो यार ये तो π/2 है, कोई परेशानी नहीं है। ये पाई है, ठीक है, 3π/2 और 2 पाई, और उसके बाद -π/2, -पाई, -3π/2, और उसके बाद -2 पाई। और मुझे ये पता है कि मुझे x को कभी भी n पाई नहीं रखना है। जब n का मान 0 रखा जाएगा तो n पाई मतलब 0, जब n का मान 1 रखा जाएगा तो n पाई मतलब पाई, जब n का मान 2 तो 2 पाई, n का मान -1 तो -पाई, -2 पर -पाई, चलता रहेगा ऐसा कार्यक्रम। अब ध्यान से देखो, जिन जिन बिंदुओं को नहीं लेना है, कौन कौन से को नहीं लेना है? पाई, 2 पाई, -पाई, 3 पाई। सबसे पहले हमें यहां पर कुछ रेखाएं ऐसी खींचनी पड़ेगी, है ना। सबसे पहला काम तो यही कि यहां कुछ ऐसी रेखाएं खींची जाए जो इस तरह के मान दे दे। मतलब इन पर हम कोसेक एक्स को परिभाषित नहीं करेंगे। और उसके बाद हमें यह भी पता है कि कोसेक एक्स का जो मान है वो 1 से बड़ा या -1 से छोटा होता है ना। इस मान का मतलब क्या है कि -1 से छोटा है, इसका मतलब क्या है? 1 से बड़ा है। तो आपने 2 रेखाएं और खींची जिनका मतलब 1 और -1 है। इसका मतलब कोसेक एक्स का जो मान है
वो ना तो 1 हो सकता है ना -1 हो सकता है। और इसी तरह से ये तो हुआ, या 1 हो सकता है, -1 भी हो सकता है, पर -1 और 1 के मध्य कोई मान नहीं हो सकता। अब देखें ना क्या होगा, कोसेक पाई बटा 2 का मान 1 होता है, तो बस ऐसे याद रख लो कि आरेख जो है वो ऐसा बन जाएगा। इन दोनों रेखाओं को आरेख कभी स्पर्श नहीं करेगा, चलता जाएगा। यहां पर आरेख फिर ऐसा होगा, और इन दोनों रेखाओं को आरेख कभी भी स्पर्श नहीं करेगा। अगर मुझे बनाते समय स्पर्श कर जाए तो उसको आप थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं, थोड़ा दिखने में खतरनाक है, पर ऐसा आरेख होता है। ज़्यादा ये काम का नहीं है, साइन कॉस और टेन ही हमारे ज़्यादा काम के थे, इसीलिए अपन फटाफट इनको रिवाइज कर लेते हैं। कहाँ धनात्मक है, कहाँ ऋणात्मक है, वो अपन देख चुके हैं छोटे से फॉर्मूले से, ऑल स्कूल टू कॉलेज, छोटे से ट्रिक से। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो कोसेक का आरेख वैसे ही होता है, वही 0 से पाई के बीच ऐसा ऊपर, 0 से या पाई से लेकर 2 पाई के बीच नीचे, 0 से लेकर -पाई के बीच नीचे की साइड, आगे होगा तो ऐसा बनता चला जाएगा, इसके आगे ऐसा बनता हुआ चला जाएगा, और आरेख बनता चला जाएगा, मान घूमता चला जाएगा, आगे पीछे होता जाएगा। चिंता की कोई बात इसमें भी नहीं है। चलिए सेक एक्स, सेम वही तरीका, बस सेक एक्स कहां पर परिभाषित नहीं होगा, जहां कोसेक या कॉस एक्स जो है वो 0 हो जाए। तो cos x इसकी परिभाषा के लिए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x कभी भी पाई बटा 2 का विषम गुणांक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x कुछ भी हो जाए, बस पाई बटा 2 का विषम गुणांक नहीं हो, इसी को अपन प्रांत कहते हैं। और इसका जो परिसर है वो वैसा ही है जैसा कि कोसेक x का था, x -1 से लेकर माइनस अनंत से -1 और 1 से लेकर अनंत इतना हो सकता है। आरेख वैसा ही जैसा कोसेक का है, बस थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। मैं इसको पूरे को बनाने से बचना चाहता हूं, इसलिए कि वो मतलब फालतू समय लेगा अपना। अपन सीधा सीधा इसके मेन आरेख को देख लेते हैं। ऐसा होता है जैसा सेक कोसेक का होता है ना, बस कोसेक वाले आरेख को इधर ले आओ, क्योंकि कॉस का जो आरेख है वो वाई अक्ष के सापेक्ष सममित था, तो ये भी एक्स वाई अक्ष के सापेक्ष सममित रहेगा। चीजें वही है, बस थोड़े से बिंदु आगे पीछे हो जाएंगे, है ना, बाकी सब सेम है। थोड़े से बिंदु जो है वो आगे पीछे है। ये 0 पर है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये -पाई है, जहां पर इसका मान 0 पर 1 होगा, 2 पाई पर 1, पाई पर -1 और -पाई पर भी -1। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, मेन। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉटेक्स की। वैसा ही जैसा tan x है, ज्यादा कुछ नहीं। कॉटेक्स कहां परिभाषित नहीं होगा, जहां पर sin x 0 होता है। sin x कहां 0 होता है, तो sin x सर वहां पर 0 होता है जहां पर पाई के गुणांक आ जाते हैं। ये तो हुआ प्रांत। परिसर क्या होगा, तो परिसर जो tan x का परिसर है वही कॉटेक्स का परिसर है। ऐसा अगर आरेख बनाने की कोशिश करोगे तो सीधा सीधा अगर ये 0 है, ये पाई बटा 2 है और ये पाई है, ऐसा कुछ है ना, तो यहां पर एक सीधी रेखा ऐसी हो जाएगी। उसके बाद यहां से एक लाल रेखा या लाल वक्र ऐसा निकल के आएगा 0 से, और पाई बटा 2 को काटता हुआ चीरता हुआ ऐसा निकल जाएगा। जैसा 10 का है उसको थोड़ा सा फ्लिप कर दो। अपनी जो एनसीईआरटी किताबें हैं उनको सामने खोलकर इन आरेखों को एक बार देख लेना कि क्या हमने जितने भी आरेख देखे हैं उनमें जितने भी हमने बातें की है वो इतनी थी जितनी हमें पढ़नी है, बस। ठीक सर, चलिए तो इस तरह से कॉटेक्स का आरेख भी बन जाता है। 0 और पाई के बीच में ये आरेख ऐसा होता है, पाई और 2 पाई के बीच में आरेख ऐसा होता है। उसके बाद -पाई और 0 के बीच में भी आरेख ऐसा होता है। यहां पर एक बार फिर से देख लो, पाई के बीच या 0 से लेकर पाई तक जो आरेख है वही पाई से 2 पाई है, वही 2 पाई से 3 पाई होगा। मतलब आरेख आगे बढ़ता चला जाएगा और काम होता चला जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि कॉट भी जो है वो
पाई के बाद अपने आप को बदल लेता है। और ये आरेख असतत है, क्यों? क्योंकि ये टूट रहा है। मतलब देखो, आपने देखे होंगे sec x का आरेख भी टूट जाता है, नीचे आके ऐसा घूमता है, फिर टूट के नीचे आता है, फिर ऐसा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो साइन और कॉस को छोड़कर जितने भी फलन हैं, त्रिकोणमितीय फलन, उन सभी के जो आरेख हैं वो टूटते हैं, है ना। मतलब सारे असतत हैं, सिर्फ साइन और कॉस सतत हैं अगर हम समस्त वास्तविक संख्याओं पर बात करें तो। चलिए, तो ये था आज की कहानी जहां हमने आरेखों के बारे में बात की। हमने 3 आरेखों पर बहुत अच्छे से समय दिया, साइन, कॉस और tan। यही आपके लिए ज़्यादा बहुत उपयोगी है। मतलब इन तीनों को अगर आप समझ चुके हैं तो आप पूरे आरेख को समझ चुके हैं। सेक, कोसेक और कॉट बहुत ही कम काम में आता है और हालांकि ज़रूरत भी नहीं पड़ती। चलिए, तो आज की कहानी अपन यही रोकते हैं और अपन बात करते हैं एक छोटी सी आपके लिए बड़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन। आप इन लेक्चर्स को YouTube पर देख पा रहे हैं। अगर आप YouTube पर नहीं देख रहे हैं और आप YouTube पर आपको ये प्लेलिस्ट नहीं ठीक से समझ में आती है, तो एक बढ़िया कॉन्सेप्ट मैग्नेट ब्रेन्स का और भी है। आप मैग्नेट ब्रेन्स की साइट www.magnetbrains.com पर जाइए और वहाँ पर आपको ऐसा दिखेगा, CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम, NTSE ओलंपियाड। आप CBSE हिंदी मीडियम को सिलेक्ट कीजिए। आपने जैसे CBSE हिंदी मीडियम सिलेक्ट करेंगे, आपको कक्षा 11वीं 12वीं 10वीं सब कुछ दिखाएगा। 11वीं पे सिलेक्ट कीजिएगा, आपको गणित के वीडियो, गणित में मतलब ऐसा फोटो लगा दिख जाएगा। और उसके बाद जैसे ही उसे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसी बड़ी सी प्लेलिस्ट खुलेगी, जहाँ पर नीचे जाते ही आपको सारे चीज़ें चैप्टर वाइज मिल जाएगी कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर। पहले चैप्टर पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर आपको अलग अलग वीडियो दिखेंगे कि आपको परिचय का वीडियो देखना है, प्रश्नावली 1.1 का देखना है, प्रश्नावली 1.2 का देखना है, या समुच्चय देखना है, समुच्चय को समझना है। और जैसे किसी वीडियो पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह से कोई भी वीडियो चलता हुआ दिख जाएगा। सिंपल सी प्रोसेस है, ज़्यादा परेशान नहीं होना। मतलब आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ चीज़ें मिल जाएगी। और जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6 से लेकर 12 तक आप सभी बच्चों को आपकी स्कूली शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त कराता है। इसका मतलब ये है कि आप बस देखते जाइए और पढ़ते जाइए। साथ ही साथ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे फैला दीजिए जहाँ जहाँ फैला सकते हैं। आप सभी से मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।